पढ़ेंगे हाउ फोर्सेस अफेक्ट मोशन। फोर्स एक पुश और या पुल होता है किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर जो एक एक्सेलरेशन को प्रोड्यूस करता है बॉडी में, जिसके ऊपर वो एक्ट कर रही होगी। फोर्स जिस पे एक्ट करेगी तो कितना बॉडी के ऊपर जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा होगा बॉडी पे, वो है जो है वो पुश और पुल जो है वो फोर्स होती है। ये एक फिज़िकल क्वांटिटी है जिसकी हमें ज़रूरत पड़ती है डायरेक्शन को स्पेसिफाई करने के लिए। उसका मैग्नीट्यूड भी उसके साथ में होता है और उसकी यूनिट होती हैं क्योंकि जो फिज़िकल क्वांटिटी है, जैसे कि इस फिज़िकल क्वांटिटीज़ पोजीशन होती है, डिस्प्लेसमेंट है, इस तरह से जो ऐसा यूनिट है फोर्स की वो होती है न्यूटन। इसको हम स्मॉल एन में या कैपिटल एन में भी इसको लिख सकते हैं। जो अफेक्ट है फोर्स का वो क्या है वो बता रखा है। फोर्स जो होती है तीन चीज़ें कर सकती हैं किसी बॉडी के ऊपर। वो किसी बॉडी की स्पीड को चेंज कर सकती हैं, वो उसके डायरेक्शन को चेंज कर सकती हैं, या फिर उसकी शेप और साइज़ को, बॉडी की शेप या साइज़ को चेंज कर सकती हैं। एग्ज़ाम्पल है, अगर हम फोर्स अप्लाई करते हैं क्रिकेट के बैट के ऊपर, बॉल के ऊपर, तो फोर्स जो है वो फोर्स जो हमारे फिंगर्स यूज़ करेंगी जब हम लेमन को स्क्वीज़ करेंगे। तो जो ये एग्ज़ाम्पल हैं, ये ऐसे एग्ज़ाम्पल हैं जो कि या तो डायरेक्शन को चेंज कर रहे हैं ऑब्जेक्ट की। जैसे यहाँ पे क्रिकेट के बॉल है, उसे फोर्स अप्लाई करेंगे तो डायरेक्शन जो है क्रिकेट की बॉल की वो चेंज हो जाएगी। अगर लेमन को स्क्वीज़ करेंगे अपने फिंगर से तो लेमन की जो शेप है वो चेंज हो जाएगी। अब जो फोर्स है उसको हम कैसे इसके मैग्नीट्यूड को कैसे मेज़र कर सकते हैं। हमें अगर फोर्स को मेज़र करना है तो उसके लिए हम स्प्रिंग बैलेंस का यूज़ करते हैं किसी ऑब्जेक्ट के वेट को मेज़र करने के लिए। जो वेट है किसी ऑब्जेक्ट का वो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है, जहाँ पे अर्थ का जो पुल है उस ऑब्जेक्ट के ऊपर लग रहा होता है। स्प्रिंग बैलेंस को यूज़ किया जाता है सिर्फ मेज़र करने के लिए ही नहीं, बल्कि जो ऑब्जेक्ट है उसको वेट का पता लगाने के लिए, जो मैग्नीट्यूड है उसका मैग्नीट्यूड का जो फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो पता लगाने के लिए और वेट का पता लगाने के लिए, दोनों के लिए ही हम स्प्रिंग बैलेंस का यूज़ करते हैं। अब है बैलेंस फोर्सेस क्या होती हैं। बैलेंस फोर्सेस वो फोर्सेस होती हैं जो एक्ट करती हैं किसी ऑब्जेक्ट पे अपोजिट डायरेक्शन में और इक्वल होती है मैग्नीट्यूड पे। ये एक दूसरे को कैंसिल कर देती हैं, इसलिए जो नेट फोर्स होगी किसी भी ऑब्जेक्ट की वो ज़ीरो होगी। इसी की वजह से कोई चेंज नहीं आता किसी भी ऑब्जेक्ट की स्टेट में। चाहे वो रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी, मोशन में तो मोशन करती रहेगी। कोई भी ऑब्जेक्ट है अगर उसे बैलेंस फोर्स है, अगर वो ऑब्जेक्ट जो है रेस्ट में है तो रेस्ट करती रहेगी, अगर मूव कर रही है तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करती रहेगी। एग्जाम्पल, एक बुक है टेबल पर रखी हुई है, वो ग्रेविटी को एक्सपीरियंस कर रही है नीचे की तरफ और नॉर्मल फोर्स उसके ऊपर की तरफ लग रही है। तो इस केस में दोनों फोर्स अगर इक्वल हैं तो बुक जो है वहाँ से मूव नहीं करेगी, क्योंकि फोर्स इस केस में बैलेंस लग रही है। जितनी फोर्स नीचे लग रही है उतनी फोर्स जो है ऊपर की तरफ लग रही है यहाँ पे। नाउ अनबैलेंस फोर्सेस वो फोर्सेस होती हैं जो कि इक्वल नहीं होती हैं और अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट नहीं कर रही होती हैं प्रॉपर्ली। ये एक नॉन ज़ीरो नेट फोर्स जो है वो इस ऑब्जेक्ट के अंदर प्रोड्यूस करती हैं, जिसकी वजह से ऑब्जेक्ट अपनी डायरेक्शन को चेंज कर सकता है, अपने स्टेट जो है मोशन की उसको चेंज कर सकता है, या फिर एक्सेलरेट करना स्टार्ट कर सकता है। अनबैलेंस फोर्सेस जो होती हैं वो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को मूव कराती हैं और मूविंग ऑब्जेक्ट को स्टॉप भी कर सकते हैं या फिर स्लो भी कर सकती हैं। एग्जाम्पल तरीका है, दो लोग अगर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं सेम डायरेक्शन में एक कार के ऊपर तो वो मूव करेगी। इस केस में जो मैग्नीट्यूड होगा नेट फोर्स का जो फोर्स अप्लाई हो रही कार के ऊपर वो सम होगा जितना मैग्नीट्यूड होगा दोनों फोर्सेस का। तो दोनों फोर्सेस है उनका सम निकाल के हम टोटल जो फोर्सेस का मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं। और जो डायरेक्शन होगी नेट फोर्स की वो सेम रहेगी एज अ डायरेक्शन ऑफ द टू इंडिविजुअल फोर्सेस। जो दो अलग अलग लोग फोर्स लगा रहे होंगे उनकी जो नेट फोर्स होगी वो फोर्स जो होगी उस कार के ऊपर अप्लाई हो रही होगी, और जो उसकी डायरेक्शन होगी वो नेट फोर्स की जहाँ भी नेट फोर्स लगेगी उसी की डायरेक्शन होगी जहाँ पे वो मूव कर रही होगी। डायरेक्शन होगी फोर्स की वो नेट फोर्स की जो डायरेक्शन होगी वही डायरेक्शन होगी नेट फोर्स की, दो अलग अलग जो फोर्सेस लग रही होंगी उनके। अब है फ्रिक्शनल फोर्स वो फोर्स होती है जो दो सरफेस के बीच में एक्ट करती है जब एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर मूव कर रहा होता है या फिर उसके ऊपर मूव करने की कोशिश करता है दूसरी सरफेस के ऊपर। ये हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में लगती है मोशन के। फ्रिक्शन फोर्स जो है वो डिपेंड करता है कि सरफेस का नेचर कैसा है कॉन्टैक्ट का, और जितनी ज़्यादा रफ सरफेस होगी उतनी ज़्यादा अगर जितनी ज़्यादा रफ सरफेस होगी उतनी ज़्यादा लगेगी फ्रिक्शनल फोर्स, और जितनी स्मूथ सरफेस होगी फ्रिक्शनल फोर्स उतनी ही कम लगेगी। एग्जाम्पल है, एक पर्सन है जो वॉक कर रहा है,
जो फुट है उसको बैकवर्ड डायरेक्शन में पुश करने की कोशिश करेगा अगेंस्ट द ग्राउंड, और जो फ्रिक्शन है वो एक्ट हो रहा होगा फुट और ग्राउंड के बीच में फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तो ये फॉरवर्ड फ्रिक्शनल फोर्स है वो पर्सन को हेल्प करती है उसको आगे मूव करने के लिए बिना उसको फिसले बगैर। तो बिना उसका पैर फिसले वो आगे मूव कर सकता है इस फोर्स की वजह से ही। अब है न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या है। न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन ये है कि ऑब्जेक्ट जो है वो रेस्ट में जो होगी वो रेस्ट में ही रहेगी। कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रही है सेम स्पीड से स्ट्रेट लाइन पे, तो वो मूव करती रहेगी जब तक कोई नेट फोर्स उस पर एक्ट नहीं करती है। इसका मतलब ऑब्जेक्ट जो है अपनी स्टेट को चेंज, अपनी वेलोसिटी को चेंज नहीं करेगी, मतलब स्पीड को डायरेक्शन को चेंज नहीं करेगी अपने आप ही। जो ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट में है तो उसकी स्पीड ज़ीरो होगी और वो ज़ीरो ही रहेगी जब तक कोई फोर्स उस पर अप्लाई ना हो। अगर ये मूव कर रही है तो दोनों ही स्पीड और डायरेक्शन जो है कांस्टेंट रहेगी स्ट्रेट लाइन में। एग्जांपल बता रखा है, एक रोलिंग बॉल है स्मूथ सरफेस पे, वो मूव करती रहेगी ऑलमोस्ट कांस्टेंट स्पीड से जब तक फ्रिक्शन जो है वो स्लो डाउन नहीं करता उसको। और जो मूविंग बस है वो भी जब बस मूव कर रही होती है तो पैसेंजर जो है वो आगे की तरफ जर्क करते हैं जब सडनली बस स्टार्ट करना शुरू करती है या फिर स्टॉप होती है, क्योंकि उसकी जो वेलोसिटी की जो है वो चेंज को रेजिस्ट करने की कोशिश करती है। इसलिए जब भी कोई बस चल रही होगी और वो रुकेगी या फिर बस जो है वो स्टार्ट हो रही होगी, उस केस में हमेशा जो पैसेंजर से बैठे हैं वो जर्क करेंगे क्योंकि वो जो वेलोसिटी है वो चेंज को रेजिस्ट करने की कोशिश करेगी इसलिए। फिर है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। अगर नेट फोर्स एक्ट जो कर रही है ऑब्जेक्ट पे, अगर कोई नेट फोर्स किसी ऑब्जेक्ट पे एक्ट कर रही है तो ऑब्जेक्ट जो है एक्सेलरेट करेगी नेट फोर्स की डायरेक्शन में। जो मैग्नीट्यूड होता है एक्सेलरेशन का ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नेट फोर्स के और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है उसके मास के। तो मैथमेटिकली फोर्स इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन हो जाएगा। यहाँ पे एफ फोर्स है न्यूटन में होती है, मास जो है किलोग्राम में होगा, एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर में होगा। जो 1 न्यूटन है वो फोर्स होगी जो प्रोड्यूस करेगी एक एक्सेलरेशन 1 मीटर पर स्क्वायर का एक ऑब्जेक्ट जो है उसका मास अगर 1 kg होगा। तो अगर एक ऑब्जेक्ट फॉल कर रही है अर्थ पे तो उसमें ग्रेविटेशनल फोर्स वो एक्सपीरियंस करेगी, तो इस केस में फोर्स की वैल्यू mg हो जाएगी, ma की जगह पे। एग्जाम्पल एक क्रिकेट है, क्रिकेट के अंदर अगर एक फील्डर कैच करता है बॉल को, फास्ट मूविंग बॉल है, तो अपने हैंड को बैकवर्ड डायरेक्शन में पुल करता है उसको कैच करने के लिए। तो वो इसकी वजह से करता है ताकि उसके जो हाथ हैं उसमें कम एक्सेलरेशन लगे। तो जब कम एक्सेलरेशन लगेगा तो उसकी वजह से उसको चोट कम लगेगी, उसको फोर्स कम महसूस होगी। अब है न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन ये है कि एवरी एक्शन के लिए एक इक्वल और अपोजिट रिएक्शन होता है। इसका मतलब जब ऑब्जेक्ट जो है फोर्स एक्सर्ट कर रही है एक ऑब्जेक्ट के ऊपर तो सेकंड ऑब्जेक्ट जो है वो भी इक्वल फोर्स एक्सर्ट करेगी अपोजिट डायरेक्शन में। ये दो फोर्सेस जो होती हैं जो एक्ट कर रही होती हैं डिफरेंट डायरेक्शन में, जो दो फोर्स होती हैं वो एक्ट करती हैं डिफरेंट ऑब्जेक्ट पे और सेम टाइम पे अकर करती हैं, क्योंकि इस लॉ में फोर्स जो है वो हमेशा पेयर्स में एग्जिस्ट करती हैं। जैसे हम लोग चल रहे होते हैं तो फोर्स जो है हमारा जो फुट है वो रोड के ऊपर, अगर रोड के ऊपर फोर्स डाल रहा है तो रोड भी हमारे फुट के ऊपर फोर्स डालेगा। तो फोर्स ऑफ द रोड ऑन यू इज़ in this direction and the force on the road is in this direction. एग्जाम्पल, एक पर्सन जब वॉक कर रहा होता है तो जो फुट है वो पुश करेगा ग्राउंड को बैकवर्ड, तो ग्राउंड जो है वो भी वही पर्सन को फॉरवर्ड पुश करने की कोशिश करेगा। दूसरे जो एग्जाम्पल बता रखे हैं, रॉकेट जब मूव करता है अपवर्ड मूव करता है तो वो गैस जो है उसको डाउनवर्ड की डायरेक्शन में उसको पुश करती है। यहाँ पे रॉकेट जो है मूव कर रहा है अपवर्ड और जो फोर्स है रॉकेट पे वो रिएक्शन लग रही है ऊपर की तरफ और इसका एक्शन हो रहा है नीचे की तरफ, तो फोर्स जो गैसेस पे है वो नीचे की तरफ लग रही है। ये तो नीचे वाला एक्शन है, ऊपर वाला रिएक्शन जो है वो प्रोड्यूस होगा यहाँ पे। फोर्स एक्टिंग ऑन ए सिस्टम ऑफ ऑब्जेक्ट। अगर एक सिस्टम ऑब्जेक्ट का है, मतलब दो या उससे ऑब्जेक्ट का हम ले रहे हैं, कनेक्ट कर रहे हैं एक सिस्टम के अंदर, वो इंटरेक्ट कर रहे हैं एक साथ, तो उसको एक यूनिट की तरह से माना जाएगा। जब फोर्स एक्ट करती है सिस्टम में तो वो इंटरनल हो सकती हैं, वो एक्सटर्नल भी हो सकती हैं। इंटरनल फोर्सेस एक्ट करती हैं ऑब्जेक्ट पे सिस्टम के अंदर और एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देती हैं।
सिर्फ एक्सटर्नल फोर्सेस जो एक्ट कर रही होती है सिस्टम के ऊपर, उसको हम एज ए होल लेते हैं जो उस मोशन को चेंज करते हैं। जो एसेलेशन है उस सिस्टम का वो हो जाएगा, एसेलेशन इज इक्वल्स टू एफ डिवाइड बाई m1 प्लस m2। यहाँ पे m1 और m2 जो है वो मास है टोटल जो भी ऑब्जेक्ट होंगी उनका। ये सिस्टम है वो बिहेव करेगा एक सिंगल ऑब्जेक्ट की तरह से, जैसे यहाँ पे बहुत सारी फोर्स एक्ट कर रही हैं, जैसे यहाँ 2 फोर्स एक्ट कर रही हैं, ऐसे यहाँ पे 2 से ज़्यादा मास जो है ऑब्जेक्ट के वो भी हो सकते हैं, तो वो भी सिंगल ऑब्जेक्ट की तरह से यहाँ पे एक्ट करेंगे।